तो आरसीपी सिन्हा मीडिया के डार्लिंग है, उनको मीडिया में बहुत पसंद है। कुछ बोलेंगे तभी न बीजेपी कुछ देगा, और चुपचाप घर में बैठ जाएंगे तो क्या देगा भारतीय जनता पार्टी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के सामने में घुटना टेके हुए, हाथ जोड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के चलते अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, उसके यहाँ सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का लगातार छापा पड़ रहा है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ नेहा जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेताओं के यहाँ छापा पड़ा है? माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय में केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने अपना पीएस बना लिया, और पीएस बनने के बाद उनके साथ चुंबक के तरह वो चिपक गए। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बना तो सबसे पहला काम उनका हुआ कि नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। नीतीश कुमार, आरसीपी सिन्हा कहीं से नेता नहीं थे, वो मैनेजर थे, और उनका कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो एक गिरोह बनाकर पार्टी में रखे हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं, विनोद सिंह जी जो हैं वो पहले मैं आपको बता दें कि पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं जो कुछ दिन से जिस तरीके का परिवर्तन हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, उन सब के राजनीति की अगर बात करेंगे खास करके तो राजनीति में जिस तरीके का परिवर्तन हुआ है सबके बारे में हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका पक्ष क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार जो बनी है अभी, तो उसमें क्या हो रहा है कि बीजेपी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष में मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के बोलते रहते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई एजेंडा नहीं रहा है, सिर्फ बोलने का, सिर्फ प्रचार प्रसार करने का, बोलते रहना। आज तक आप बता दीजिए, केंद्र में इतने 8 साल से सरकार है, एक भी विकास का काम, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप बता दीजिए विकास का कहीं काम दिखाई पड़ रहा है? कोई विकास हुआ है? सिर्फ प्रचार प्रसार के अलावा कहीं से लोग कोई काम नहीं करते हैं। एक ही काम रह गया, सिर्फ और सिर्फ बोलना, समाज को बांटना, यही इन लोग का काम रह गया है। आरसीपी सिंह की बात करें, पहले जदयू के बहुत बड़े नेता थे, वो अब जदयू में नहीं रहे हैं और नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें टिप्पणी करते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरसीपी सिन्हा जी बहुत बड़े नेता नहीं रहे। आरसीपी सिन्हा तो एक मैनेजर थे जेडीयू के। वो आईएएस थे, नालंदा से आते थे, और जब जिस समय नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री बने तो वहाँ जाकर उन्होंने नालंदा का परिचय देकर और उन्होंने आवेदन दिया कि आप अपना पीएस हमको रख लीजिए। और नालंदा का कद्र करते हुए उस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय में केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने अपना पीएस बना लिया, और पीएस बनने के बाद उनके साथ चुंबक के तरह वो चिपक गए, और जो एक मैनेजर का काम होना चाहिए पार्टी का, वो मैनेजर का काम करते थे। हाँ, नीतीश कुमार जी उन पर इतना अधिक विश्वास कर लिए कि स्वयं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का थे वो अपना पद छोड़कर और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किए। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बना तो सबसे पहला काम उनका हुआ कि नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। नीतीश कुमार, आरसीपी सिन्हा कहीं से नेता नहीं थे, वो मैनेजर थे, और उनका कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो एक गिरोह बनाकर पार्टी में रखे हुए थे। जनता दल यूनाइटेड में आपने देखा होगा सब जगह गुटबाजी हो गया। यह काम किसने किया? आरसीपी सिंह के समय में हुआ। और गिरोह में कौन लोग थे? तो कुछ उनके खास लोग जिनका शहर जमीन से कोई मतलब नहीं था, वैसे लोगों का गिरोह बनाकर वो चल रहे थे। और जो पार्टी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इनका इस्तेमाल कर रहा है, पार्टी को तोड़ने में इनको लगा दिया गया है, पार्टी के नेताओं, जितने बड़े नेताओं हैं, लीडर हैं, सब ने जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराया कि अब देर कीजिएगा तो पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए उनको पार्टी से हटाया गया।
अभी कुछ दिन में बहुत तरीके का बयान उनका आता रहता है, तो उस पर क्या लग रहा है, क्यों ऐसा, क्या कारण हो सकता है बयान देने का? बोलने में किसी को परहेज है क्या? वो आरसीपी सिन्हा मीडिया के डार्लिंग है, उनको मीडिया में बहुत पसंद है, अखबार में खबर छपे, टेलीविज़न पर खबर छपे, सोशल मीडिया में ज़्यादा उनको रहता है लगाव, तो बोलने के लिए मीडिया भी उनको ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह दे रहा है और उनको भी अच्छा लग रहा है। कुछ बोलेंगे तभी न बीजेपी कुछ देगा, और चुपचाप घर में बैठ जाएंगे तो क्या देगा भारतीय जनता पार्टी? अब तो भारतीय जनता पार्टी के सामने में घुटना टेके हुए, हाथ जोड़े हुए हैं कि दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो बस अब भारतीय जनता पार्टी के चलते अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जी, और एक चीज़ देखने को मिला है, महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से मेन रूप से आरजेडी के यहाँ छापेमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि मतलब छापेमारी आरजेडी के स्पेसिफिक लोगों का ये मानना है कि जहाँ पे आरजेडी के जो लालू जी के जो प्रिय लोग हैं उन लोगों के यहाँ ज़्यादा छापेमारी चल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ आरजेडी के यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, उसके यहाँ सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का लगातार छापा पड़ रहा है। बिहार में भी छापा पड़ा, एक साथ आरजेडी के कई नेताओं के पास। हमारे मधुबनी जिला के सम्मानित लीडर हैं डॉक्टर फयाज अहमद साहब, राज्यसभा के वो सांसद हैं, विधायक रह चुके हैं 2-2 बार, उनके यहाँ भी छापा पड़ा। क्या मिला? कहीं 5 जगह उन्होंने बिहार में छापा मारा, एक जगह भी तो सीबीआई को, ईडी को बताना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए, चूँकि सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सब केंद्र में जो जिसका सरकार रहता है उसका रबर स्टाम्प रहता है, और ये लोग रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, नेहा जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेताओं के यहाँ छापा पड़ा है? आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे ही कि मधुबनी में ही जब डॉक्टर फयाज अहमद साहब के यहाँ छापा पड़ा, क्या भारतीय जनता पार्टी के वैसे बड़े नेता नहीं हैं जिनके पास अवैध कमाए लाखों में नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया में है? सब जानता है, इनकम टैक्स के लोग भी जानते हैं कि मधुबनी में किसके पास अवैध संपत्ति करोड़ों अरबों में है, सीबीआई के लोग भी जान रहे हैं, ईडी के लोग भी जान रहे हैं। उसके यहाँ जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ संपूर्ण बिहार में, आप मधुबनी में ही देखे किस तरह पैसा का बंदर बांट हुआ। चुनाव के दिन भी बूथ पर कैंप लगाकर बंडल का बंडल बांटते रहा। उस दिन इनकम टैक्स वाले और ईडी वाले सोए हुए थे, उस दिन उसका ध्यान नहीं गया कि कौन लोग पैसा बांट रहे हैं। तो सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों करवाई? बीजेपी अब हताश निराश है, इनका विदाई का समय आ गया है, 2024 में जाना है। और निश्चित रूप से आज हमारे नेता, जो बिहार ही नहीं देश नहीं, जिनको दुनिया में लोग जानते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट होगा और नरेंद्र मोदी जी का विदाई होगा। जी, अंतिम सवाल ये रहेगा कि उद्योग मंत्री फिलहाल में ही समीर महासेठ जी बने हैं, तो बिहार के लोगों का तो बहुत ज़्यादा मन लग ही रहा है कि बहुत उद्योग के क्षेत्र में काम होगा, लेकिन मधुबनी के वो हैं तो मधुबनी के लोगों को बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी मधुबनी, जैसे कि सूता मिल हो गया, चीनी मिल हो गया, तो ये सब फिर से शुरुआत होगा। क्या लग रहा है, क्योंकि आप परसों गए भी थे उनके साथ इंद्र पूजा में उद्घाटन के लिए, तो क्या लग रहा है कि काम आगे उनके उद्योग मंत्री बनने से उद्योग के क्षेत्र में मधुबनी का कितना ज़्यादा स्पेशली विकास होने वाला है? देखिए, समीर महासेठ जी विकास पुरुष हैं, ऊर्जावान हैं, और उनको बहुत ही राजनीतिक का तजुर्बा भी है, और खुद ही बहुत बड़े व्यवसाय परिवार से भी आते हैं। पूरे देश के जितने बड़े बड़े व्यवसायी परिवार है उनसे उनका व्यक्तिगत संबंध भी है, और हमको उनसे व्यक्तिगत भी इस विषय में बातचीत हुई है। पूरे बिहार में तो उद्योग का जाल बिछेगा ही, लेकिन मधुबनी में भी ऐसा काम वो करने जा रहे हैं कि जिसको मधुबनी सदियों तक उसका नाम जो है इतिहास में जुड़ेगा। जी, तो
तो ये विनोद सिंह जी थे जो पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं और जदयू के बहुत बड़े नेता हैं। और इनका कहना है कि और हमारी बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, राजनीति को लेके बहुत सारी बातें हुई है और बहुत अच्छे से इन्होंने निष्पक्ष तरीके से जवाब दिया है कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है अभी फ़िलहाल बिहार में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।